नंबर 21 जो हमारा रिमेनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और कल के लेक्चर में हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो आज हमने चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक पढ़ना है, आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 21 का जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, जिसको बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट, आपको पता है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? बेटे, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। सर जी जी सर ये दोबारा ब्लर्ड है। बोर्ड फिर से बुला रहे हैं आज। नो सर, आज ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। सर आज बिल्कुल क्लियर है। बेटे प्लीज, मैंने ना, हाँ जी, आप में से किसी ने बेटे कुछ भी पूछना ना, आप लेक्चर के लास्ट में पूछिएगा। आप सारों के माइक ना ऑफ हैं। हाँ जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 21 में टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? वो फिनोमेना जिसके अंदर एक एलिमेंट, एक न्यूक्लियाई खुद ब खुद रेडिएशन एमिट करता है। अब एक न्यूक्लियाई खुद ब खुद रेडिएशन कैसे एमिट करेगा? एक न्यूक्लियाई खुद ब खुद रेडिएशन कैसे एमिट करेगा? अगर किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 82 से ज्यादा हो, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन 82, तो उसके पास इतने सारे प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में कि वो प्रोटॉन्स की रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे ओवरकम आ जाएगी और वो न्यूक्लियस खुद ब खुद डिके होना शुरू हो जाएगा और अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। इसको हम लोग नेचुरल रेडियोएक्टिविटी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। अब बेटे, सबसे पहले हेनरी बैकोरल ने यह बताया कि यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अगर आप देखें तो यूरेनियम क्या है? यूरेनियम 23592, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, तो यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है, इसी तरह बेटे रेडियम और प्लोनियम, रेडियम और प्लोनियम जिसको मैरे क्योरे और पैरे क्योरे ने डिस्कवर किया था, इन दोनों का भी एटॉमिक नंबर अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो इनका भी एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है। दीज आर ऑल्सो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब एक एलिमेंट किस तरह की रेडिएशन एमिट करेगा ये हमें कैसे पता लगा? हमने क्या किया, एक रेडिएशन सोर्स लिया। ये लेट अस सपोज एक लेड चैम्बर में एक रेडिएक्टिव मटेरियल रखा, तो उसमें से कुछ रेडिएशन जो थी वो सीधी चली गई स्ट्रेट, कुछ रेडिएशन, ये वाली पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली नेगेटिव प्लेट है, कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो कि नेगेटिव की तरफ गई और कुछ ऐसी थी जो पॉजिटिव की तरफ गई। जो रेडिएशन पॉजिटिव की तरफ गई उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, जिनको मैंने बोला बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल। जो रेडिएशन सीधी गई उन पे कोई चार्ज नहीं, दे आर कॉल्ड गैमा रेज। और जो रेडिएशन नेगेटिव की तरफ गई, नेगेटिव की तरफ, वो पॉजिटिव चार्ज से, उनको मैंने बोला पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल आर आल्सो कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई। मैं आपको बता देता हूं, ये देखें, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई है, नॉट एटम। ये अल्फा बीटा गैमा एटम में से नहीं, न्यूक्लियस में से एमिट हुई है। सो अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास क्या है? 4 यूनिफाइड। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर क्या है? +2e, चार्ज नंबर +2e है। जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 4 - 2 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, अल्फा पार्टिकल आर मैसिव क्योंकि उनका मास ज्यादा है, 4 यूनिफाइड। तो आप देखें अल्फा पार्टिकल नेगेटिव तो की तरफ तो गई हैं लेकिन डिफ्लेक्ट कम हुई हैं। वाई अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट लेस? क्योंकि अल्फा पार्टिकल मैसिव होती हैं, दे विल डिफ्लेक्ट लेस। अगर आप देखें इसके मुकाबले में बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीटा 0 - 1। बीटा पार्टिकल आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल का एटॉमिक मास 0 है और इसका चार्ज नंबर -e है। ठीक है, ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है क्योंकि ये अल्फा से कम मैसिव है। गैमा रेज, गैमा रेज,
गैमा रेज अनचार्ज है, गैमा 00, दे आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। बेटे अगर आपको याद हो तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर गैमा रेज है। गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है और गैमा रेज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब बेटे मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्फा, बीटा या गैमा के एमिट होने से एक न्यूक्लियाई पे क्या फर्क पड़ता है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। बेटे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है, जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियाई, ये देखें XAZ, ये एक पेरेंट न्यूक्लियाई है। XAZ जब अल्फा, बीटा या गैमा एमिट करेगा तो ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एमिटिंग रेडिएशन। ये जो नया न्यूक्लियाई बनेगा दैट इज कॉल्ड, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज सारे ही ऑब्जर्व होते हैं, सारे ही कंजर्व रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्फा डिके की। अल्फा डिके, ये देखें बेटे, ये एक एलिमेंट है XAZ। जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो अल्फा पार्टिकल क्या है, He42, He42। तो एटॉमिक मास 4 टाइम कम होगा, A-4, क्योंकि 4 तो निकल गए, और एटॉमिक नंबर कितना कम होगा, Z-2। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा, जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। आपने याद रखना है, अल्फा डिके में एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। ओके, अगर बेटे मैं आपसे सवाल ये पूछूं, अब देखें इसकी एग्जांपल क्या है, हमारी बुक ने दी है रेडियम 22688। जब रेडियम 22688 में से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा He42, तो ऊपर से 4 कम करें 222 आ जाएगा, नीचे से 2 कम करें तो इधर क्या आ जाएगा 86। जो नया बनेगा डेट इज कॉल्ड रेडॉन। तो जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। देखें मैं आपसे सवाल करता हूं, बताएं XAZ में से 3 अल्फा पार्टिकल निकले हैं। अगर 3 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, 3 अल्फा का मतलब क्या है, 3He42, तो 3 × 4 12, तो ऊपर से कितने कम होंगे 12, A-12। 3 × 2 6, नीचे से 6 कम होंगे, 6 Z-6, तो ये आ जाएगा Y, A-12 Z-6। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद होने चाहिए। 5 अल्फा निकलें, 10 अल्फा निकलें, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द बीटा पार्टिकल्स, बीटा डिके। बेटे आपको पता है बीटा डिके कब होती है? देखें स्टूडेंट्स, होता पता क्या है, बीटा डिके में बेसिकली क्या होता है, बीटा आर द इलेक्ट्रॉन्स। और आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां से आए? तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन यहां से आया कि जब एक न्यूट्रॉन टूटेगा तो न्यूट्रॉन के टूटने से एक प्रोटॉन बनेगा और एक बीटा पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे वो बनेगा। व्हेन अ न्यूट्रॉन डिके, एक प्रोटॉन बनेगा, एक बीटा पार्टिकल बनेगा। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल जाएगा और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहेगा तो जरा देखिएगा बीटा पार्टिकल के निकलने से क्या फर्क पड़ेगा, XAZ। जब बीटा पार्टिकल निकल गया तो एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। एटॉमिक नंबर 1 क्यों बढ़ा? क्योंकि न्यूट्रॉन के टूटने से एक प्रोटॉन बना, वो प्रोटॉन ने एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया और बीटा पार्टिकल बाहर निकल गया। लेकिन आप बोलेंगे सर एटॉमिक मास क्यों सेम रहेगा? देखिए ना, एक न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बन गया, तो एक न्यूट्रॉन टूटा तो एक प्रोटॉन बन गया ना, तो एटॉमिक मास तो सेम है, क्योंकि एटॉमिक मास तो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है जब भी बीटा डिके होती है ना, तो बीटा डिके में न्यूट्रॉन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन टूटेगा तो न्यूट्रॉन कम होंगे और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, बीटा तो बाहर निकल जाएगा और प्रोटॉन बढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है बेटे। अब हमारी बुक ने इसकी भी एग्जांपल दी है, जरा देखिएगा। हमारी बुक कहती है थोरियम 23490, ये एक मटेरियल है, जब ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, बीटा पार्टिकल,
तो मुझे बताएं इसके एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक मास 234 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 91 हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रोटैक्टीनियम। प्रोटैक्टीनियम मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी। ये थोरियम और प्रोटैक्टीनियम आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स कैसे हैं, कैसे पता लगा? एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो आपने याद रखना है बीटा डिके में पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आइसोबार्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटे हम नेक्स्ट चलते हैं, और अगर मैं आपसे कहूं एक के बजाय 4 बीटा पार्टिकल निकले, ये देखें एक्स ए जेड है, एक्स ए जेड में से 4 बीटा पार्टिकल निकले हैं, एक नहीं 4, तो यहां पर क्या होगा, ऊपर ए ही रहेगा और नीचे Z+4 हो जाएगा, 4-1, तो 4 एटॉमिक नंबर 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल बेटे आपने याद रखने हैं। और स्टूडेंट लास्ट में जब गैमा डिके होगी तो गैमा डिके गैमा 0-0 है। गैमा डिके कब होती है? जब एक एक्साइटेड न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट में जाता है। तो बेटे जिस तरह एटम की स्टेट्स होती हैं, न्यूक्लियस की भी स्टेट होती हैं। एक न्यूक्लियस अल्फा बीटा गैमा एमिट करने के बाद अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। सो व्हेन एक्साइटेड न्यूक्लियस कम टू इट्स ग्राउंड स्टेट देन इट विल एमिट गैमा रेडिएशन। लेकिन याद रखिएगा गैमा रेडिएशंस के निकलने से ना तो एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ता है, ना चार्ज नंबर पे कोई फर्क पड़ता है। बीटा पार्टिकल निकलने से चार्ज नंबर 1 इंक्रीज होता है, अल्फा पार्टिकल निकलने से चार्ज नंबर 2 टाइम डिक्रीज और एटॉमिक मास 4 टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को सुनिएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सपोज करें ये एक एलिमेंट है X23492, मैं आपसे कहता हूं इसमें से 6 अल्फा और 3 बीटा पार्टिकल निकले हैं। गैमा जितने मर्जी निकले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 6 अल्फा और 3 बीटा निकलने से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखते हैं। पहले जरा इसमें से 6 अल्फा निकालें। जब इसमें से 6 अल्फा निकलेंगे तो क्या होगा, ये देखें मैं आपको यूं एक्सप्लेन करता हूं। जब इसमें से 6 अल्फा निकलेंगे तो 6 अल्फा मींस 6He42, 6 × 4 24, 234 में से 24 कम करें क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 210, जो नया बनेगा y वो आएगा 210। 6 × 2 12, इसमें से 12 कम करें क्या आएगा 80। फिर उसने बोला कि 6 अल्फा के बाद 3 बीटा भी निकले हैं, 3 बीटा निकलेंगे तो नया लेट अस सपोज Z बन गया, तो जो नया है वो 210 ही रहेगा बीटा के निकलने से, लेकिन चार्ज नंबर 3 टाइम बढ़ जाएगा, तो नया पार्टिकल ये बन जाएगा। तो इस तरह के सवाल बेटे आपको पता होने चाहिए कि इतने अल्फा इतने बीटा निकलने से नया न्यूक्लियाई हमारे पास क्या होगा। इज इट ओके? अच्छा, इसी तरह मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि बच्चों अगर ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये डॉटर न्यूक्लियाई है तो बताएं कितने अल्फा और कितने बीटा निकले हैं, ये भी आपसे पूछ सकता हूं। देखें आपसे 2 तरह के सवाल हो सकते हैं। मैं ये भी पूछ सकता हूं बच्चों ये पेरेंट न्यूक्लियाई इसमें से इतने अल्फा इतने बीटा निकले तो डॉटर क्या होगा, नया न्यूक्लियाई क्या होगा। ये भी पूछ सकता हूं कि ये पेरेंट है और ये डॉटर है, बताएं कितने अल्फा कितने बीटा निकले होंगे। ये देखें इसको आप कैसे करेंगे। लेट अस सपोज अगर ये पेरेंट है और डॉटर क्या है 210 83। अब जरा देखें 234 और 210 में कितना डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस ये बताएगा 6 अल्फा निकले हैं। जब 6 अल्फा निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 210 और नीचे क्या आएगा 80, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है 83, तो 80 से 83 में जाने के लिए 3 बीटा निकले होंगे। अंडरस्टैंड? तो आपने एटॉमिक मास को देख के डिसाइड करना है कितने अल्फा निकले हैं, फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें देखना है कि चार्ज नंबर कितना कम है, कितने बीटा इसमें और निकले तो चार्ज नंबर ये बनेगा। ओके, ऐसे सवाल आपने याद रखने, इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। ओके बेटे, इसको मैं रेज करने लगा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हरी अप। टाइम जरा शॉर्ट है, टॉपिक्स ज्यादा हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। जी स्टूडेंट, अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है हाफ लाइफ। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक।
हाफ लाइफ क्या होता है बेटे? अभी हमने पढ़ा कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई खुद ब खुद अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा। अगर वो खुद ब खुद अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा तो उसके एटम्स आधे होते जाएंगे, मतलब उसके एटम कम होते जाएंगे। तो वो टाइम जिसके अंदर किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के एटम अपने ओरिजिनल के हाफ हो जाएं, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। द टाइम ड्यूरिंग विच द रेडियोएक्टिव एटम ऑफ अ सब्सटेंस बिकम वन हाफ। और बेटे हमारी बुक लिखती है कि हाफ लाइफ का फिनोमेना किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिके ज्यादा होंगे, नहीं। हाफ लाइफ इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, रेडिएशन रेडिएक्टिव डिके होना एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, ठीक है, एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। अब मेरी बात जरा सुनिएगा, हाफ लाइफ के अंदर हमने क्या क्या बातें याद रखनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करें एक एलिमेंट के 5000 एटम्स हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे बताएं? फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद उसके एटम रह जाएंगे 2500। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इसके भी आधे कर दें। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? 1250, इसके भी आधे। थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? दैट इज 625। मतलब हर हाफ लाइफ के बाद एटम आधे होते जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं कुछ फॉर्मूलेज भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हाफ लाइफ में सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, डेल्टा एन। डेल्टा एन, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका क्या मतलब है कि माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एटम डिक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप देखें, पहले 5000 से फिर 2500 है। अगर मैं 2500 को 5000 से माइनस करूं तो आंसर नेगेटिव में आएगा, मींस डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम। जो रिमेनिंग एटम है वो कम, मतलब कम होते जा रहे हैं। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। ये एन क्या है? ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। आप मुझे बताएं, आपके पास अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम 500 है तो इसका हाफ क्या होगा? 250। इसका हाफ क्या होगा? 125। अब आप मुझे बताएं, इनका चेंज बड़ा है या इनका चेंज बड़ा है? इनका चेंज बड़ा है, तो अगर ओरिजिनल ज्यादा होंगे तो उनका चेंज भी बड़ा होगा। तो ये पॉइंट ये शो करता है जितने ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे उनका आधा करेंगे तो चेंज बड़ा आएगा। तो डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स। नंबर ऑफ डिकेइंग एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। जितने ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे उतना चेंज बड़ा आएगा। दूसरी बात, माइनस डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिकेइंग एटम्स बढ़ते रहेंगे। वो कैसे? जरा देखें, बताएं जरा। तीसरे हाफ लाइफ के बाद 5000 और 625 का डिफरेंस क्या होगा? आप बोलेंगे सर 4375। मतलब तीसरे हाफ लाइफ के बाद डेल्टा एन क्या है? डिफरेंस, इनिशियल से फाइनल का डिफरेंस। तीसरे हाफ लाइफ के बाद ये वाला डिफरेंस बड़ा होगा, दूसरे हाफ लाइफ के बाद ये वाला डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कम होगा। तो जितना टाइम ज्यादा होगा उतना डिफरेंस डेल्टा एन ज्यादा होगा, डिकेइंग एटम ज्यादा होंगे। डिकेइंग एटम ज्यादा होंगे, रिमेनिंग एटम्स कम होंगे। ये दो अलग बातें हैं। डिके होना और बचने वाले दो अलग बातें हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं 1250, 625, ये रिमेनिंग है। डिकेड एटम्स कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल में से इनको माइनस करके आपको पता लगेगा इतने डिके हो गए हुए हैं। तो बेटे जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम पे और टाइम पे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करूं तो यहां पे आएगा लैम्डा। आप बोलेंगे सर वेवलेंथ इधर क्या कर रही है? दिस लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। इस लैम्डा को हम क्या बोलेंगे? डिके कांस्टेंट। ये कोई आम वैल्यू नहीं है। दिस लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, ओके। और ये किसके इक्वल है? माइनस लैम्डा एन ओवर एन डेल्टा टी। बेटे इसी फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। हमारी बुक ने डिके कांस्टेंट को डिफाइन किया है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, ठीक है। डिके कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड है, पर सेकेंड, क्योंकि डेल्टा एन ओवर एन दोनों फ्रैक्शन है। टाइम का यूनिट सेकंड ऊपर आके पर सेकंड। किस एलिमेंट का डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा? वो एलिमेंट जिसके गिवन टाइम में, ये देखें, डिके कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा? जिसके फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स ज्यादा होंगे। जिसके फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम ज्यादा होंगे कम टाइम में,
जो कम टाइम में अपने ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ एटम डिके करेगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। मतलब लैम्डा उसका ज्यादा होगा जो कम टाइम में ज्यादा डिके कर रहा है। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, ये देखें, डिके कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा जिसकी हाफ लाइफ कम होगी। क्यों? देखें, डिके कांस्टेंट टाइम के इनवर्स में है। अगर कोई एटम कम टाइम में अपने ज्यादा डिके करेगा तो उसका डिके कांस्टेंट बड़ा आएगा। इसका मतलब है डिके कांस्टेंट का और हाफ लाइफ का इनवर्स रिलेशन है। हमारी बुक ने ये रिलेशन लिखा हुआ है, जरा देखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 ओवर हाफ लाइफ। ये 0.693 क्या है? ये कांस्टेंट है। जिस तरह बेटे आप बॉयल्स लॉ में नहीं पढ़ते, बॉयल्स लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से आंसर कांस्टेंट आता है, बिल्कुल वैसे ही लैम्डा, डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ एक दूसरे के इनवर्स हैं। जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो इनका आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा 0.693, जो कि log 2 के इक्वल है, log 2 के। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है डिके कांस्टेंट से हाफ लाइफ में जाने का। डिके कांस्टेंट से हाफ लाइफ में कैसे जाएंगे? ये फॉर्मूला ये बताता है कि डिके कांस्टेंट हाफ लाइफ के इनवर्स है। डिके कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। ओके, अब बच्चों मेरी बात जरा सुनिएगा। मैं एक टेबल बनाने लगा हूं, तो इसलिए मैं ये वाली चीज मिटा रहा हूं, ये वाली इतना पोर्शन, ठीक है, ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं क्योंकि यही चीज दोबारा भी रिपीट होगी। एक टेबल बना रहा हूं, अगर आप ये टेबल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका हाफ लाइफ का सवाल गलत नहीं होगा। ये देखें बेटे, इस टेबल में सबसे पहले मैं लिखता हूं एन। एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एन 1 2 3 4 5, कौन सी हाफ लाइफ है। सेकंड मैं यहां पे लिखता हूं रिमेनिंग एटम्स, लेफ्ट ओवर या डिकेड, ये आप कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है 1/2 पावर n मल्टीप्लाई बाय n नॉट। इसमें ये n नॉट क्या है? ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। इसमें ये n क्या है? हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 1/2, यहां पे बेटे क्या आ जाएगा? n नॉट, और 2 की पावर 1 क्या आएगा? 2 ही आएगा। इधर क्या आएगा बोले? n नॉट एज इट इज आ जाएगा, और 2 का स्केयर क्या होगा? 4। इधर क्या होगा बताएं? n नॉट, और 2 का क्यूब क्या होगा? 8। मतलब थर्ड हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड फ्रैक्शन में 1/8 है। n नॉट में आपको बताऊंगा जी, n नॉट की वैल्यू इतनी है, तो आप n नॉट को 8 से डिवाइड करेंगे, आपके पास अनडिकेड एटम्स आ जाएंगे। ओके, मैं आपसे कहूंगा बताएं जी 4 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? n की जगह 4 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा n नॉट 2 की पावर 4 16। यहां पर क्या होगा? 2 की पावर 5 32, n नॉट बाय 32। अगर ये तो बेटे थे रिमेनिंग या अनडिकेड, सॉरी, रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर या अनडिकेड, जो रिमेनिंग है, जो बच गए हैं। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं डिकेड बताएं, डिकेड जो खत्म हो गए हैं, तो डिकेड निकालने का फॉर्मूला है, ये अनडिकेड निकालने का फॉर्मूला है। डिकेड निकालने का फॉर्मूला है 1 - 1/2n मल्टीप्लाई बाय n नॉट। दिस इज द फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ये फॉर्मूलाज अगर आप भूल गए तो आपके सवाल गलत है। अनडिकेड का ये फॉर्मूला है, डिकेड का ये फॉर्मूला है। डिकेड कैसे निकालेंगे? n की जगह 1 लिखें तो 1 - 1/2 क्या आ जाएगा? n नॉट बाय 2 ही आ जाएगा। अब इस n की जगह 2 लिखें, 1 - 1/4, 1 - 1/4 आएगा 3/4 n नॉट। देखे ना, अब आपने n की जगह 2 लिखा तो 2 का स्केयर 4 है, ये n पावर में है, ये n 2 की पावर में है, ठीक है। तो 1 - 1/4 3/4 आया, और जब आप इस n की जगह 3 लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 1 - 1/8 क्या आ जाएगा? 7/8। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? 1 - 1/16, 15/16। सिर्फ वो आपको बताएगा ये हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
आपने इधर भी n की वैल्यू पुट कर देनी है, अगर डिकेड पूछे इधर भी n की वैल्यू पुट कर देनी है, बस ये काम है आपका। और अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा तो 1 माइनस 1/2 की पावर 5, तो 1 माइनस 1/32 आ जाएगा 31/32। अब इनके आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। एलसीएम लेना आप सब बच्चों को आता है, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थे फ्रैक्शन में, दीज आर द फ्रैक्शनल वैल्यूज। अगर मैं आपसे पूछूं बताएं परसेंटेज वैल्यूज क्या है, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। आप अगर 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50%, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25%, 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो बेटे आपके पास आएगा 12.5%। अगर आप 1/16 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 6.25%, और अगर आप 1/32 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 3%। तो जो भी फ्रैक्शन में वैल्यूज आई हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप परसेंटेज में आ जाएंगे। ये आपने परसेंटेज अनडिकेड निकाले हैं, ये आपने परसेंटेज अनडिकेड निकाले हैं। अगर परसेंटेज डिकेड निकालने हो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करें 50%, 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करें 75% आएगा, 7/8 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 87.5। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 93.75% आएगा, इसको अगर आप करें तो यहाँ पे 97% आएगा। मतलब जो भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ रही हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप परसेंटेज में आ जाएंगे। तो बेटे ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए याद रखने हैं। और ये कर्व आपको बना के दे रहा हूं, दिस कर्व इज कॉल्ड डिके कर्व। इस कर्व का क्या नाम है, डिके कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड डिके कर्व। डिके कर्व ये कहती है कि नंबर ऑफ एटम टाइम के लिहाज से कम होते रहते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स टाइम के लिहाज से कम होते हैं लेकिन एक्सपोनेंशियली कम होते हैं, इनवर्सली नहीं। यहां पर ये पावर आ रही है, पावर आएगा तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। तो आपने याद रखना है नंबर ऑफ एटम्स, यहां पर हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और बेटे एक आखिरी पॉइंट लास्ट में ये भी याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट को डिके होने के लिए, किसी भी एलिमेंट को डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। इनफाइनाइट टाइम क्यों चाहिए होता है, देखें आप जितनी मर्जी छोटी फ्रैक्शन करते रहे आपका आंसर 0.0034 0.00 समथिंग आता रहेगा। सो एन एलिमेंट रिक्वायर्ड एन इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीट डिके। ठीक है, उसको डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा जो कि इम्पॉसिबल है। तो एक एलिमेंट कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता। इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स बताता हूं। हाँ जी, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है बेटे आपने, सॉरी मैं भूल गया, यहीं पर आपको बता दूं, आपको यह भी पता होना चाहिए व्हाट इज एक्टिविटी। आपकी बुक में ये उसने आगे जाके चैप्टर के लास्ट में लिखा है एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन और स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन। एक्टिविटी और स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होता है, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। देखें एक एलिमेंट जो कम टाइम में ज्यादा डिसइंटीग्रेट होगा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगी, वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। देखें दो न्यूक्लियाई हैं, एक कम टाइम में ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है, जो कम टाइम में ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन ज्यादा होंगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होती है, एक ऐसा एलिमेंट जो कम टाइम में ज्यादा रेडिएशन डिके करे। बेटे इसका यूनिट है, इसका यूनिट है, ये ऊपर क्या है डिसइंटीग्रेशन डिके, इसका यूनिट है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 बैकुरल। व्हाट इज BQ? BQ इज बैकुरल। 1 DPS इज इक्वल टू 1 बैकुरल। एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एक बैकुरल के बराबर होती है। बैकुरल एक छोटा यूनिट है, बैकुरल एक छोटा यूनिट है, क्योरे एक बड़ा यूनिट है, क्योरे, मैरे क्योरे, पैरे क्योरे, क्योरे एक बड़ा यूनिट है।
एक क्योरे में कितने बैकरोल्स होते हैं? आपकी बुक में मेंशन है, मैं रिपीट भी कर देता हूं। एक क्योरे इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 बैकरोल्स। डीपीएस छोटा यूनिट है, बैकरोल छोटा यूनिट है, क्योरे बड़ा यूनिट है स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन का। ये आपने याद रखना है। इसी तरह बेटे आपने एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, व्हाट इज अब्सॉर्ब डोज। अब्सॉर्ब डोज क्या होती है बेटे? जरा देखें, ओजोन की डिप्लीशन की वजह से हर रोज ऐसी रेडिएशन है जो जब मैं एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता हूं मुझे अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड अब्सॉर्ब डोज। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी रेडिएशन अब्सॉर्ब करती है। अब्सॉर्ब डोज क्या होता है? एनर्जी अब्सॉर्ब पर यूनिट मास, एनर्जी ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन अब्सॉर्ब पर यूनिट मास, दिस इज कॉल्ड अब्सॉर्ब डोज। ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, और मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। दिस इज इक्वल टू ग्रे, GY, ग्रे। 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर किलोग्राम। ये बातें आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनटेस्ट में ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इसी अब्सॉर्ब डोज का एक और यूनिट है 1 RAD, रेडिएशन अब्सॉर्ब डोज। एक RAD में 0.01 ग्रे होते हैं। 1 RAD इज इक्वल टू 0.01 ग्रे। यह आपकी बुक में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के अंदर। ठीक है। और लास्ट में आपको एक और पॉइंट बताना है, व्हाट इज इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज क्या होती है बेटे? इक्विवेलेंट डोज होती है, उसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट डोज इज इक्वल टू अब्सॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। आपकी बॉडी का हर पार्ट हर रेडिएशन को एक तरह बिहेव नहीं करता। न्यूट्रॉन आपकी आंख के लिए ज्यादा डेंजरस है, अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर ज्यादा है तो वो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा डेंजरस है। ठीक है। इक्विवेलेंट डोज का यूनिट होता है सिवर्ट, SV। 1 सिवर्ट इज इक्वल टू 1 ग्रे मल्टीप्लाई बाय RBE। ठीक है। और RBE का एक यूनिट है रैम। एक रैम में 0.01 सिवर्ट होते हैं। एक रैम में 0.01 सिवर्ट होते हैं। ये फॉर्मूले आपकी बुक में, इसलिए ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये आपने याद रखने। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, ले लिए स्क्रीनशॉट? बेटे सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, आपको ना बुक्स के कुछ टेबल्स बताने लगा हूं मैं जो आपने याद रखने हैं। हाँ जी स्टूडेंट, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है? इसको रेस कर दूं मैं? सर ये एक चीज बता दें। जी बेटे। सर ये जो आपने आखिर में इक्विवेलेंट डोज के नीचे ये जो 3 पॉइंट बताए हैं ये दोबारा बता दें। बेटे इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है सिवर्ट, SV, सिवर्ट। इसका एक पुराना यूनिट है रैम, 1 REM। एक रैम में 0.01 सिवर्ट होते हैं।
ये यूनिट्स लिखे हैं, एक इक्विवेलेंट डोज का यूनिट होता है 1 सिवट, और इसका पुराना यूनिट है रैम, एक रैम में 0.01 सिवट होते हैं। इक्विवेलेंट डोज के रिपीट कर दे सर। बेटे डेल्टा एन के साथ नेगेटिव इसलिए लगाया था कि टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स कम होते रहेंगे। आपके पास 200 रुपए हैं, एक दिन बाद 100 रुपए रह गया है, तो डिफरेंस 100 माइनस 200 माइनस नहीं आएगा, चेंज नेगेटिव में नहीं आएगा अगर इनिशियल फाइनल वैल्यू छोटी हो तो। सर ये एन ठीक है? नॉट ओरिजिनल एटम्स है। इक्विवेलेंट डोज ये एन नॉट ओरिजिनल एटम्स है। इक्विवेलेंट डोज क्या होता है सर? बेटे इक्विवेलेंट डोज होता है आपकी बॉडी जो है ना वो रेडिएशन अब्सॉर्ब करती है। हमारी बुक ये कहती है कि ये RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है। कुछ रेडिएशन आपके फ्लैश वाले पार्ट्स के लिए डेंजरस हैं, कुछ रेडिएशन आपकी आई के लिए डेंजरस है, तो इसलिए इक्विवेलेंट डोज के लिए हमें बॉडी का रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस देखना पड़ता है कि इस बॉडी का रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस क्या है, तो ये वाली रेडिएशन किस पार्ट के लिए ज्यादा डेंजरस है। आप इसकी रीडिंग करें, आपको समझ आ जाएगी ये टॉपिक में जो। हाँ जी सर ये एक बार ये हाफ ये लाइफ का आपने एक्सरसाइज GY करा लिखा है, दें। 1 GY। हाँ जी, ग्रे GY नीचे पूरा लिखा हुआ है। सर ये हाफ लाइफ का एक क्वेश्चन करवा दें फिर समझ आ जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटे करवाता हूँ, सिर्फ 1 मिनट दे मुझे, मैं आपको करवाता हूँ। इसको मैं रेस करने लगा हूँ बेटे। सर ये चीज बता बस 1 RAD क्या है ये रेडिएशन? बेटे RAD स्टैंड फॉर रेडिएशन अब्सॉर्ब डोज। ये अब्सॉर्ब डोज का पुराना यूनिट है, ओल्ड यूनिट। एक RAD में 0.01 ग्रे होते हैं। ठीक है सर। और आपने एक लाइन बताई थी कि टेक हाफ बॉडी टेक्स इनफिनिट टाइम टू, वो दोबारा बताने लगा। बेटे देखो, आपको किसी भी एलिमेंट को डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। इनफाइनाइट कैसे? आप n की पावर में जो मर्जी लिखते रहे, 100 200 300, लेकिन फिर भी आपके पास आंसर कभी भी 0.0000 नहीं आएगा। इतने 00 के बाद कहीं 1 2 आ जाएगा। तो 0.000 के बाद अल्टीमेट 0 आने के लिए पता नहीं इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। सो एन एलिमेंट रिक्वायर्ड इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीट डिके, मैंने ये बताया है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जल्दी से हमें काइंडली ये बता दें, हाफ लाइफ का कोई क्वेश्चन करवा दें। तो बेटे मैं हाफ लाइफ का एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, जल्दी से लिख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाफ लाइफ का किस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। लिखिएगा जरा। आफ्टर 4 years 4 hours, सॉरी आफ्टर 4 hours, आप लिखेंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर 4 hours 1/16 of the radioactive sample remains undecayed. After 4 years 1/16 of the atom of the radioactive sample remains undecayed. The half-life of the radioactive element is, the half-life of the radioactive element is, सर रिपीट कीजिएगा जरा। after 4 hours 1/16 of the atom of radioactive sample remains undecayed. The half-life of the element is, आपने एलिमेंट की हाफ लाइफ बतानी है। अल्फा ऑप्शन है 2 और, बीटा ऑप्शन है 1 और। अल्फा ऑप्शन क्या है? 2 और, बीटा ऑप्शन है 1 और, चार्ली ऑप्शन है 30 मिनट्स, डेल्टा ऑप्शन है 15 मिनट्स। अब बेटे जरा देखें, उसने बोला है यहां पर आपको कैसे पता लगेगा कि हाफ लाइफ क्या है। बेटे एक और फॉर्मूला है जो आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू गिवन टाइम ओवर हाफ लाइफ। ये एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। इसमें ये टी गिवन टाइम है, ये हाफ लाइफ है। अब अगर आप सवाल देखें, उसने बोला आफ्टर 4 years, तो उसने आपको ये टाइम दिया है 4 years। 4 years आफ्टर 4 years, नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं बताया 4 hours। लेकिन हाँ 4 4 सॉरी 4 और टाइम 4 और है, गिवन टाइम 4 और है। और उसने आपको n नहीं बताया, लेकिन उसने बोला 1/16। 1/16 का मतलब है 1/2 पावर 4। तो यहां से आपको n का पता लगेगा कि n 4 के इक्वल है, क्योंकि अनडिकेड निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 पावर n। तो 1/16 1/2 पावर 4 बनेगा। तो यहां से आपको इस n का पता लगेगा। तो n कितना हुआ? n भी 4 है, तभी 1/16 आएगा। तो गिवन टाइम भी कितना था? 4 आवर्स। यहां पर नीचे क्या है? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इधर 4 इधर, तो 4/4 क्या आ जाएगा बोलें?
शाबाश, 4 और 4 1 आ जाएगा। 1 हो जाएगा। हाँ जी, तो आपको यहां से उस एलिमेंट की हाफ लाइफ पता लग जाएगी। समझ आइए बेटे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। आपकी बुक के अंदर भी एक एग्जांपल दी हुई है, आप उसको भी प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा। उसने पहली हाफ लाइफ के बाद, दूसरी के बाद 6 हाफ लाइफ तक उसने आपको डिकेड अनडिकेड बताए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से बेटे मेरी बात सुननी है आपने। बेटे ये ना आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है और इस स्क्रीन में आपके सामने है चैप्टर नंबर 21। अब चैप्टर 21 में जो फॉर्मूलाज वाले टॉपिक है ना, वो मैंने आपको करवा दिए। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी मैंने करा दिया, रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको करवा दिया, हाफ लाइफ मैंने आपको करवा दिया। अब जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है ना, उनको आपने पढ़ना है। जरा ये देखें, जिस तरह ये है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। आपने इसमें ये जो टेबल बना हुआ है ना, इसमें ये वाला जो ब्लॉक है, इधर देखें जरा, at low energies less than 0.5 mega electron volt, the dominant process is at low energies, the dominant process is photoelectric effect। ये आपने तीनों पॉइंट एमसीक्यूज के तौर पे याद रखने, इनको मार्क कर लें प्लीज। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं आपको 2 फॉर्मूलाज बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। गैमा रेज की इंटेंसिटी, इसमें ये आई इंटेंसिटी है। गैमा रेज की इंटेंसिटी एयर में इस लॉ को ओबे करती है। बेटे जिसका माइक ऑन है जल्दी से माइक ऑफ करें अपना प्लीज। एयर के अंदर गैमा रेज की इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स आर डिस्टेंस है। जिस तरह डिस्टेंस बढ़ता जाएगा गैमा रेज की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। लेकिन जब गैमा रेज सॉलिड मटेरियल में जाएंगी तो सॉलिड्स में गैमा रेज की इंटेंसिटी इस लॉ को ओबे करेंगी। सॉलिड्स मटेरियल में ये एक्सपोनेंशियल है। अगर कोई आपसे पूछे एयर में गैमा रे की इंटेंसिटी इनवर्सली डिक्रीज होती है, लेकिन सॉलिड्स में गैमा रे की इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। ये 2 एमसीक्यूज हैं जो आपको याद रखना। ये के ऊपर क्या लिखा है? यहां पे बेटे ये एयर है, एयर। नहीं सर, ये दूसरा फॉर्मूले में बेटे आई इज इक्वल टू आई नॉट ई। उसके बाद ये वाला जो है ना, ये म्यू है, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और ये एक्स थिकनेस है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, और बेटे आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी है, तो आयनाइजिंग पावर अल्फा की है सबसे ज्यादा, फिर बीटा की है और फिर गैमा की है। आयनाइजेशन पावर अल्फा की आयनाइजेशन पावर क्यों ज्यादा है? क्योंकि अल्फा मैसिव भी है और अल्फा के ऊपर चार्ज भी ज्यादा है। अगर मैं पूछूं तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, आपको काइंडली कंप्लीट कर लीजिएगा। का टॉपिक है, किस टॉपिक का है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन, ये मैं आप रिएक्शन का टॉपिक है। हमें एनर्जी देगा या इस रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलेगी, आपको वो 4 चीजें गिवन देगा। वो आपको नाइट्रोजन 7 का मैथ बताएगा, इसका भी मैथ बताएगा। आप इन दोनों के मैथ भी आपको बताएगा। आप इन दोनों के मैसेज को भी ऐड करें।